ये देखो ये नोटिफिकेशन आपने हटा दी और दोबारा स्क्रीन शेयर करना स्क्रीन PowerPoint स्लाइड है इसके पास वहाँ पे जाना पोस्ट कर देना एक मिनट इस पे आना मोड पे और ऑफिस कैसे हट गया क्लिक करो नीचे बोलो इतने देर में तो गायब हो जाएगा दोबारा क्लिक करो नीचे वाले पे करो नीचे बोल के गायब हो जाएगा अंकित पार्टिसिपेंट को म्यूट कहाँ से करते हैं? पार्टिसिपेट पे जाके पोस्ट ऑन ये तो सही कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? इसको खोल लो आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, चालू करा फिर। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं अपन कैंसर की। और कैंसर जो है, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल इज कैंसर। अब देखो, स्टडी ऑफ कैंसर क्या है? वो होता है कार्सिनोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर क्या है? कार्सिनोलॉजी या ऑन्कोलॉजी।
अब आगे अपन देखते हैं, कैंसर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब इंसानों में पाई जाने वाली सबसे भयानक बीमारियों में से एक कैंसर है। इंसान में होने वाली सबसे भयानक बीमारियों में से एक बीमारी कैंसर होती है। और पूरे वर्ल्ड में इंसान जो है वो सबसे ज्यादा, यहाँ पर देखिए मेजर कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये संसार की जानलेवा बीमारियों में से एक है, संसार की जानलेवा बीमारियों में से एक है। और इंडिया में भी कई लोग इसका शिकार होते हैं हर साल, और उनमें से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो इसका मतलब कैंसर की जो बीमारी है वो इंडिया में काफी भयानक देखी जा रही है। और हम देख रहे हैं कि इससे हर साल लाखों लोग इसका शिकार होते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। अब देखिए, जो कैंसर होता है उसका कारण क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है, द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स and its treatment and control have been some of the most intense area in research of biology और medicine। कैंसर का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कैंसर का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है सेल्स का, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये सब आज की मेडिकल रिसर्च के एक मेन पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब मेडिकल रिसर्च के अंदर ये सारी चीजें अब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि भाई कैंसर का इलाज किस तरह से किया जाए, कैंसर का कंट्रोल कैसे किया जाए, कैंसर किस तरह से होगा या किस तरह से होता है, इस पर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन टाइप्स कितने तरह के कैंसर होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्सिनोमा, उसके बाद सारकोमा। कार्सिनोमा किसका कैंसर है, कार्सिनोमा होता है कैंसर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, स्किन कैंसर, एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर, इसको अपन बोलते हैं कार्सिनोमा। सार्कोमा क्या होता है, ये देखो, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये सार्कोमा होता है। अभी ध्यान से सुन लें, अभी डाउट जितने भी ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ेगी। तो कैंसर के यहाँ पर हम अभी दो टाइप देख रहे हैं, इसके अलावा भी कैंसर होते हैं। अगर आपसे पूछे भाई कार्सिनोमा कहाँ का कैंसर है, कार्सिनोमा कहाँ का कैंसर है, स्किन का या एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, स्किन कैंसर या एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर है। और सार्कोमा कहाँ का कैंसर है, सार्कोमा कहाँ का कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है या मीजोडर्म का कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है या मीजोडर्म का। अच्छा बताओ, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डिराइव होता है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डिराइव होता है, मीजोडर्म से। तो सार्कोमा कहाँ का कैंसर हो गया, मीजोडर्म का कैंसर हो गया। अब अपन यहाँ पर देखते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब कार्सिनोमा के एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कार्सिनोमा के एग्जाम्पल जैसे स्किन कैंसर, लंग कैंसर। अच्छा बताइए, लंग कैंसर को क्या कहा जाएगा, लंग कैंसर को क्या कहा जाएगा, कार्सिनोमा या सार्कोमा, लंग कार्सिनोमा कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, लंग कार्सिनोमा। अच्छा बताइए, ब्रेस्ट कैंसर को क्या कहा जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर को क्या कहा जाएगा,
ब्रेस्ट कार्सिनोमा। प्रोस्टेट कैंसर को क्या कहा जाएगा? प्रोस्टेट कार्सिनोमा। सर्वाइकल कैंसर को क्या कहा जाएगा? सर्वाइकल कार्सिनोमा। ओरल कैंसर को क्या कहा जाएगा? ओरल कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा मतलब कहाँ का कैंसर हो गया? स्किन या एपिथेलियम टिश्यू का। कहाँ का कैंसर हो गया? स्किन या एपिथेलियम टिश्यू का। और अगर कनेक्टिव टिश्यू और मेसोडर्म का हो तो बोलिए, फिर हो जाएगा अपना सारकोमा। अब जैसे बोन, बोन कैंसर को क्या कहेंगे? बोन कैंसर को क्या कहेंगे? ऑस्टियोसारकोमा। बोन कैंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसारकोमा। मसल कैंसर मायोसारकोमा। और लिम्फ नोड कैंसर लिम्फोसारकोमा। तो लिम्फ नोड का कैंसर है तो क्या कहेंगे? लिम्फोसारकोमा। तो ज्यादातर कैंसर कौन से होंगे? कार्सिनोमा। ज्यादातर कैंसर कौन से होंगे? कार्सिनोमा। तो अगर आपसे पूछे भाई मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर तो क्या बोलोगे? कार्सिनोमा। कितने परसेंट? 85% होते हैं। कार्सिनोमा कितने परसेंट होते हैं? 85% होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्लड कैंसर भी होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? ब्लड कैंसर भी होते हैं। और ब्लड कैंसर यहाँ दो तरह के होंगे, एक होगा लिम्फोमा, एक होगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, एक होगा लिम्फोमा और एक होगा ल्यूकेमिया। अब यहाँ देखिए कौन कौन से क्रोमोसोम इसके अंदर शामिल होते हैं। लिम्फोमा का एग्जांपल है बर्किट लिम्फोमा, और इसका एग्जांपल है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी CML। और ये 1% इन टोटल पॉपुलेशन होता है। 1% इन टोटल पॉपुलेशन क्या होता है? CML यानी कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसके बाद अपन बात करें बर्किट लिम्फोमा, तो ये 8 और 14 क्रोमोसोम के अंदर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन से होता है। तो इट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 8 एंड 14 क्रोमोसोम। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एक तरह का म्यूटेशन होता है जिसके अंदर 8th क्रोमोसोम और 14 क्रोमोसोम अपने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। 8th क्रोमोसोम और 14 क्रोमोसोम अपने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। 8 वाला पार्ट 14 पर चला जाता है और 14 वाला 8 पर आ जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जेनेटिक्स में म्यूटेशन पढ़ा है ना, उसके अंदर बताया होगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो बताइए बर्किट लिम्फोमा में कौन कौन से क्रोमोसोम शामिल होंगे? 8th और 14, और इसके अंदर कौन सा ट्रांसलोकेशन होगा? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगा। दूसरा देखिए क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो इसका मतलब 9th क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम अपने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। 9th क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम अपने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोला जाएगा? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब बर्किट लिम्फोमा के पीछे एक वायरस भी जिम्मेदार होता है और उसको अपन बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एप्स्टीन बार वायरस। तो एक वायरस भी इसके लिए जिम्मेदार होता है और उस वायरस को अपन बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है। फिर आगे देखो, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। अब सबसे पहले अपनी ये नॉर्मल सेल है। सबसे पहले क्या है? नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए एक जीन होता है
जिसको अपन सेल्यूलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क कहते हैं। नॉर्मल सेल में एक सेल डिवीजन प्रमोट करने वाला जीन होता है जिसको सेल्यूलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम होता है प्रोटो ऑन्कोजीन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन से सिग्नल मिलने पर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। प्रोटो ऑन्कोजीन से सिग्नल मिलने पर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन का फंक्शन क्या होता है? टू स्टिमुलेट सेल डिवीजन। प्रोटो ऑन्कोजीन का फंक्शन क्या होता है? टू स्टिमुलेट सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन अगर सही तरीके से चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेल डिवीजन इर्रेगुलर हो रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर सेल डिवीजन एक रेगुलर पैटर्न में चलता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो फिर एक और यहाँ पर जीन होता है जो उसको रोकता है, और उसका नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या है ये? ट्यूमर सप्रेसर जीन। और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है? जो भी सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहे होते हैं, जो भी सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहे होते हैं उनको रोक देता है। जो भी सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहे होते हैं उनको रोक देता है और ऐसी सेल्स को डिस्ट्रॉय करवा देता है। तो बताइए, सेल डिवीजन कौन स्टार्ट करवाएगा? सेल डिवीजन कौन स्टार्ट करवाएगा? प्रोटो ऑन्कोजीन। और उसको रेगुलेट कौन करेगा? उसको रेगुलेट कौन करेगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया है तो कौन एक्टिव हो जाएगा? अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो कौन एक्टिव हो जाएगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन। और ऐसी सभी सेल्स जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करवा देगा। और उस डिस्ट्रॉय करवाने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। क्या बोला जाता है उसको? प्रोग्राम सेल डेथ। और प्रोग्राम सेल डेथ को अपन बोलते हैं एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। अब साहब एपोप्टोसिस में क्या होगा? एपोप्टोसिस में क्या होगा कि जो सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही हैं उन सबको हार्ड कोटिंग से कवर किया जाएगा। जो सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही हैं उन सबको हार्ड कोटिंग से कवर किया जाएगा। उसके बाद उन सेल्स के अंदर के लाइसोसोम बर्स्ट करवा दिए जाएंगे। फिर उन सेल्स के अंदर के लाइसोसोम बर्स्ट करवा दिए जाएंगे और उससे वो सेल फिर टुकड़े टुकड़े होकर के खत्म हो जाएंगी और उन टुकड़ों को फैगोसाइट्स आकर के खा जाएंगे। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन पहले इम्यूनिटी की सेल्स पढ़ चुके हैं। जो मैकेनिज्म उनका है वैसा ही इनका भी है। अब देखिए, अब अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा बताइए? ये बन जाएगा ऑन्कोजीन। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया तो ये क्या बन जाएगा? ऑन्कोजीन या कैंसर कॉजिंग जीन। इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑन्कोजीन या कैंसर कॉजिंग जीन। अच्छा बताइए, तो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा जीन होता है?
प्रोटो ऑन्कोजीन या ऑन्कोजीन? ऑन्कोजीन। और प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन कैसे बनता है? बाय म्यूटेशन। कैसे बनता है? बाय म्यूटेशन, या हम इसको कह सकते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या कह सकते हैं अपन? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। और अब देखिए, वी ऑन्कोजीन मतलब वायरल ऑन्कोजीन। इसको अपन क्या बोलते हैं? वायरल ऑन्कोजीन। इसका मतलब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं, और उनके अंदर होता है वायरल ऑन्कोजीन। उनके अंदर क्या होता है? वायरल ऑन्कोजीन होता है। अब देखिए, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन कैंसर जीन में बदल गया तो फिर ट्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्यूमर हो जाएगा। ट्यूमर सेल बन जाएगी। तो नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ट्यूमर सेल में। तो नॉर्मल सेल में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये किसमें कन्वर्ट हो गई? ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से अपन कह रहे हैं कि ये कैंसर हो सकता है। अब ट्यूमर क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये भी बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये हमारी सेल में नॉर्मल जीन है, ये हमारी सेल में नॉर्मल जीन है, और इनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो ये कैंसर जीन बन गए हैं। और कैंसर जीन क्या होते हैं? ट्यूमर प्रोमोटर होते हैं, और ट्यूमर प्रोमोटर होने की वजह से ये सेल डिवीजन बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने लग जाती है, और फिर उससे ट्यूमर बन जाता है, जिसको अपन नियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो नियोप्लाज्म होता है ये कैंसरस ट्यूमर होता है। क्या होता है? कैंसरस ट्यूमर होता है। तो ये अपने पास था मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। क्या था ये? मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। अब इसको बाद दोबारा से समझते हैं। तैयार सब लोग? सबसे पहले देखिए, ये अपनी नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल सेल में दो जीन हैं। बताइए कौन कौन से हैं? एक तो है सेल्यूलर ऑन्कोजीन और दूसरा कौन सा है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। दो जीन हैं, एक सेल्यूलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन, और दूसरा कौन सा है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। अच्छा बताइए, प्रोटो ऑन्कोजीन का क्या काम है? सेल डिवीजन स्टार्ट करवाना। प्रोटो ऑन्कोजीन का क्या काम है? सेल डिवीजन स्टार्ट करवाना। और उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। अच्छा बताइए, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया या उसका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कैंसर जीन। फिर वो क्या बन जाएगा? कैंसर जीन। और फिर ये रैपिड सेल डिवीजन कराएगा, और ये जो रैपिड सेल डिवीजन है इसको रोकने के लिए कौन आएगा? ये रैपिड सेल डिवीजन को रोकने के लिए कौन आएगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन। लेकिन ट्यूमर इतने जबरदस्त बन रहे होंगे, सेल डिवीजन इतना फास्ट हो रहा होगा कि ट्यूमर सप्रेसर जीन का इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो कैंसर की दो वजह हो सकती है, या तो प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन, या ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिव हो जाना, या ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिव हो जाना। दोनों ही वजह से कैंसर होगा। और कुछ वायरस भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, और उन सभी वायरसों को अपन क्या बोलते हैं? ऑन्को वायरस। उन सभी वायरस को अपन क्या बोलते हैं? ऑन्को वायरस। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भाई ऑन्को वायरस क्या है, क्या बोलोगे? कैंसर कॉजिंग वायरस। और
ऑन्कोवायरस के अंदर कौन सा जीन होता है? वायरल ऑन्कोजीन। कौन सा जीन होता है? वायरल ऑन्कोजीन या वी ऑन्क। तो फिर बताइए कैंसर किसकी वजह से हुआ? प्रोटो ऑन्कोजीन की वजह से या ऑन्कोजीन की वजह से? कैंसर किसकी वजह से हुआ? प्रोटो ऑन्कोजीन की वजह से या ऑन्कोजीन की वजह से? बिल्कुल ऑन्कोजीन की वजह से हुआ है। तो नॉर्मल सेल में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? कार्सिनोजेंस की वजह से होगा। किसकी वजह से? कार्सिनोजन। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि भाई व्हाट इज कार्सिनोजन, तो कार्सिनोजन होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजन क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं कार्सिनोजन। अब देखो, नॉर्मल सेल में कार्सिनोजन की वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई? ट्यूमर सेल में। किसमें कन्वर्ट हो गई? ट्यूमर सेल में। कार्सिनोजन क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, ये सभी भी आगे आने वाली स्लाइड्स में है। ठीक है। तो नॉर्मल जीन था, उसमें म्यूटेशन हुआ तो कैंसर जीन बन गया, और फिर ये ट्यूमर प्रोमोटर की तरह काम करने लग गया, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई और उससे बन गया ट्यूमर या नियोप्लाज्म। ठीक है। अगली स्लाइड। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल सेल में बताइए सेल डिवीजन कौन कराएगा? सेल डिवीजन कौन कराएगा? प्रोटो ऑन्कोजीन। इसके अंदर सेल डिवीजन कौन करवाएगा? प्रोटो ऑन्कोजीन इसमें सेल डिवीजन कराएगा। अच्छा, प्रोटो ऑन्कोजीन के सिग्नल मिलने से क्या होगा? ये एक सेल थी, वो दो सेल में कन्वर्ट होगी। एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाएगी, और अगर दो सेल थी तो बताइए डिवाइड होकर कितने सेल बनेंगी? चार सेल बनेंगी। और ये सभी सेल्स एक दूसरे से दूर दूर है या टच हो रही है? ये सभी सेल्स एक दूसरे से दूर दूर है, टच हो रही है? दूर दूर है। और इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब ये दोनों आपस में टच नहीं होती हैं, ये दोनों आपस में टच नहीं होती हैं, इसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो नॉर्मल सेल डिवीजन में सेल्स कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी? नॉर्मल सेल डिवीजन में सेल्स कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी? कांटेक्ट इनहिबिशन की। लेकिन बताइए क्या कैंसर सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन शो करेंगी? नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑन्कोजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑन्कोजीन फिर रैपिड सेल डिवीजन करवाएगा। अरे बोलो, ऑन्कोजीन क्या कराएगा? रैपिड सेल डिवीजन कराएगा, तो सेल बहुत तेजी से डिवाइड होने लगेंगी, और फिर कांटेक्ट इनहिबिशन फॉलो नहीं हो पाएगा, और सेल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह से डिवाइड होकर के ट्यूमर बना लेगी। सेल एक के ऊपर एक डिवाइड होकर के इस तरह से ट्यूमर बनाएंगी। तो बताइए कांटेक्ट इनहिबिशन फॉलो हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। तो अब कौन जाग जाएगा? अब जाएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब कौन जाग जाएगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव हो जाएगा, और ये ऐसी इरेगुलर डिवीजन करने वाली सेल्स को फिर डिस्ट्रॉय करेगा। बताइए किससे डिस्ट्रॉय करेगा? प्रोग्राम सेल डेथ से। किससे डिस्ट्रॉय करेगा? प्रोग्राम सेल डेथ से, या इसको अपन बोलेंगे
एपोप्टोसिस, इसको क्या कहा जाएगा? एपोप्टोसिस कहा जाएगा। अब अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन भी इनएक्टिव हो जाए तब भी क्या हो जाएगा? तब भी कैंसर होने के चांसेस होंगे। तब भी क्या हो जाएंगे? कैंसर होने के चांसेस होंगे। तो ये अपने पास था कैंसर का मैकेनिज्म। क्या था ये? कैंसर का मैकेनिज्म था। समझ में आ गया यहां तक? अब आगे चलें। ये मैकेनिज्म ही समझा है। चलिए ये आगे। अब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर ये रेगुलर मैकेनिज्म होते हैं। ये आप देख ही चुके हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ऐसे एजेंट, आप पूछ रहे थे ना कि ट्यूमर प्रोमोटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ समझिए ऐसे एजेंट जो सेल डिवीजन को फास्ट कर देंगे, जिनके अंदर पहले से म्यूटेशन हो गया है, ऐसे केमिकल्स को हम बोलेंगे ट्यूमर प्रोमोटर्स। ऐसे सभी केमिकल्स क्या हो जाएंगे? ट्यूमर प्रोमोटर। जो नॉर्मल सेल डिवीजन को इफेक्ट करेंगे वो सभी ट्यूमर प्रोमोटर होंगे और वो सेल डिवीजन को बढ़ा देंगे। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन, ये सभी क्या कहलाएंगे? ट्यूमर प्रोमोटर्स कहलाएंगे। प्रोलिफरेशन मतलब नंबर में इंक्रीज। प्रोलिफरेशन मतलब क्या है? नंबर में इंक्रीज हो जाना। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स। प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल देखते हैं। नॉर्मल सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन फॉलो करती हैं। अभी पढ़ाया था नॉर्मल सेल्स क्या होती हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर वो ऐसी सेल्स के साथ या दूसरी सेल्स के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन बताइए कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन देखा जाएगा या नहीं? तो कांटेक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स में दिखेगा, लेकिन कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगी और उसकी वजह से कैंसर सेल लगातार डिवाइड करती हुई चली जाएंगी और उससे बड़े बड़े सेल्स के गुच्छे बन जाएंगे जिनको ट्यूमर कहेंगे। तो अब समझ में आ गया ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर होता है बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएं और अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती रहें तो ट्यूमर होता है। नॉर्मल सेल ही कैंसर सेल बनती है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो। प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल डिवीजन कराता है, लेकिन ऑन्कोजीन अनकंट्रोल्ड डिवीजन कराता है। ठीक है। इसके बाद देखो कैंसर सेल जो हैं अपनी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती हुई चली जाती है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखती हैं और दूसरी सेल्स का खाना छीन छीन करके खाने लगती हैं। दूसरी सेल्स के लिए जो न्यूट्रिशन है उसको खुद कंज्यूम करती हैं और उसको जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हुई जाती हैं और ढेर सारी सेल्स एक जगह पर इकट्ठी होने लग जाती हैं। कैंसर सेल इमॉर्टल सेल्स होती हैं। कैंसर सेल्स क्या होती हैं? इमॉर्टल सेल्स होती हैं। इसका मतलब इनके अंदर टीलोमियर्स की लेंथ मेंटेन रहती है। अच्छा बताइए आपने सेल बायो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सेल बायो में सेल डिवीजन पढ़ा है आपने? और सेल डिवीजन में अपन ने देखा है कि सेल डिवीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो टीलोमियर की लेंथ छोटी होती जाती है और टीलोमियर की लेंथ छोटी होने से एजिंग की प्रोसेस भी होती है और सेल डिवीजन रुक जाता है। याद आ रहा है? और अगर टीलोमियर की लेंथ बड़ी कर दी जाए तो, अगर टीलोमियर की लेंथ बढ़ा दी जाए तो सेल डिवीजन रुकेगा या लगातार चलेगा?
बोलो, अगर टीलोमियर की लेंथ बढ़ा दी जाए, छोटी नहीं हो, तो सेल डिवीजन लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो टीलोमियर होता है उसकी साइज छोटी नहीं होती। कैंसर सेल्स में जो टीलोमियर्स होते हैं उनकी साइज छोटी नहीं होती। और ये जानकारी हमको मिली हैला सेल्स से। किससे मिली? हैला सेल्स। हैला एक पेशेंट का नाम है। हैला किसका नाम है? एक पेशेंट का नाम है। और आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लिख रहा है द इमॉर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स। ये पेशेंट है। इसके बारे में पूरी बुक है, न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है। ये एक पेशेंट थी जिसकी डेथ के 20 साल बाद तक पैट्री प्लेट पर उसकी कैंसर की सेल लगातार डिवीजन करती रह रही थी। जब ये पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हुआ, जब हैला को कैंसर डायग्नोस हुआ, तो डॉक्टर ने उसकी कैंसर के ट्यूमर की सर्जरी की। सर्जरी करके उस ट्यूमर को बाहर एक पैट्री प्लेट पे रखा और उसको न्यूट्रिशन देते रहे। डॉक्टर ये देखना चाहते थे कि आखिर कैंसर सेल्स की लाइफ कितनी होती है। तो उन्होंने हैला सेल्स को आइसोलेट करके एक पैट्री प्लेट पर रखा, उसको न्यूट्रिशन दिया। तो हैला की डेथ के 20 साल के बाद तक भी पैट्री प्लेट के ऊपर इनका सेल डिवीजन चलता रहा, वहां पर ट्यूमर बनते रहे। तो हैला की सेल्स पर स्टडी करने के बाद कैंसर की बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिली। तो ये इमॉर्टल होती है, मतलब मरती नहीं है ये, क्योंकि इनका टीलोमियर का साइज हमेशा बढ़ा रहता है। तो ये लगातार सेल डिवाइड होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। तो जब तक इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जब तक ये डिवाइड होती रहेंगी। तो 20 साल तक तो उन्होंने रख करके देखा, उसके बाद उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे में कैंसर की पेशेंट की कोई सारी बॉडी की सेल्स थोड़ी ना डिवाइड कर रही हैं, केवल ट्यूमर की सेल्स डिवाइड कर रही हैं। तो बुढ़ापा तो आएगा कैंसर वाले। तो प्राची जी का डाउट बिल्कुल ही गलत है। चलिए जब आगे अपन देख रहे हैं, कैंसर सेल जो है वो हेल्दी टिश्यू के ऊपर अटैक करती है। कैंसर सेल्स हेल्दी टिश्यू के ऊपर अटैक करती है, वहां पर भी नए ट्यूमर बनाती है। और इसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोला जाता है? मेटास्टेसिस। तो अगर आपसे पूछे भैया व्हाट इज मेटास्टेसिस, बोलो व्हाट इज मेटास्टेसिस। कैंसर सेल अटैक्स ऑन हेल्दी टिश्यू। कैंसर सेल अटैक्स ऑन हेल्दी टिश्यू and promotes new tumor formation on other body parts। अपने आसपास के हेल्दी टिश्यू पर अटैक करेगी, उनमें घुस जाएंगी, वहां नए ट्यूमर बनाएंगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। क्या बोला जाता है? मेटास्टेसिस। और एनसीईआरटी लिखता है मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी। मेटास्टेसिस क्या है? मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी है कैंसर की। अब इसके अंदर क्या है? कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल जाएगा। जैसे लीवर में फैल गया, किडनी में फैल गया, लंग्स में फैल गया। तो बताइए ये ऑर्गन काम कर पाएंगे या नहीं? बोलिए। नहीं कर पाएंगे तो इंसान अमर हो जाएगा या जल्दी मर जाएगा? जल्दी मर जाएगा ना। लेकिन कई बच्चों को ये डाउट है कि साहब कैंसर सेल इमोर्टल होती है ना, तो जिसके कैंसर हो गया वो तो अमर हो जाएगा। लेकिन उसके लीवर किडनी वगैरह तो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जगह जगह ट्यूमर हो जाएंगे, तो वो तो मरेगा जल्दी। तो मेटास्टेसिस क्या है? कैंसर सेल्स हेल्दी टिश्यू पर अटैक करेंगी, वहां नए ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगी, और इस तरह से फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी ट्यूमर होने लगेंगे। बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी ट्यूमर होने लगेंगे।
और फिर नया ट्यूमर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और इसी वजह से फिर कैंसर का ट्रीटमेंट करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आप एक ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करोगे तो 4 नए ट्यूमर और हो जाएंगे। इनको डिस्ट्रॉय करने का तरीका आगे बताया जाएगा ट्रीटमेंट में, ठीक है। चलिए जी अब आगे, ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर जहां हो रहे होते हैं वहीं होते हैं। बिनाइन ट्यूमर जहां हो रहे होते हैं वहीं लिमिटेड होते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट तक नहीं फैलते हैं और इनसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है, इनसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर लगातार अपनी साइज बढ़ाते हैं, ट्यूमर सेल्स लगातार बढ़ती हैं, आसपास के हेल्दी टिश्यू पर अटैक करती हैं, उनको डैमेज कर देती हैं। हर एक ट्यूमर कैंसर का नहीं होता है, हर एक ट्यूमर कैंसर का नहीं होता है। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। अच्छा बताइए, कौन सा ट्यूमर कैंसरस होगा, बिनाइन वाला कैंसरस होगा या मैलिग्नेंट कैंसरस होगा। ओनली मैलिग्नेंट कैंसर, ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसरस। क्या बोलेंगे, ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कैंसरस। तो फिर देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर की क्या खासियत होगी, ये रैपिड सेल डिवीजन करेंगे, आसपास के हेल्दी टिश्यू को अटैक करेंगे, नॉर्मल टिश्यू में ट्यूमर बनवाएंगे और ये इतना ज्यादा एक्टिव सेल डिवीजन करेंगे कि सारा न्यूट्रिशन खुद खा जाएंगे, नॉर्मल सेल्स को भूखा मार देंगे। तो ये बड़ी तेजी से अपना नंबर बढ़ाते हैं। प्रोलिफिकेशन का मतलब नंबर बढ़ाना, प्लोरिफिकेशन का मतलब क्या है, नंबर बढ़ाना। ये बड़ी तेजी से अपना नंबर बढ़ाते हैं, आसपास के हेल्दी टिश्यू पर अटैक करते हैं, उनका पूरा न्यूट्रिशन खुद खा जाते हैं और नॉर्मल सेल्स को भूखे मारते हैं और अपना नंबर तेजी से बढ़ाते जाते हैं। तो फिर बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं। अब देखो यहाँ मेटास्टेसिस दिखा रखा है, जैसे अपनी बॉडी में कई बार छोटी मोटी गांठ नहीं हो जाती है जो अपने आप थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं। जैसे मोल वगैरह हो जाते हैं किसी के अंदर, वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट नहीं। बिनाइन से कोई नुकसान नहीं है, चाहे तो पड़ा रहने दो, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सर्जरी करके हटवा लो, उससे कोई नुकसान होता नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल है और ये यहाँ पर एक ट्यूमर हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है। और ये यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये अपना एपिथेलियम टिश्यू है, याद है ये कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है। और ये एपिथेलियम टिश्यू के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। एपिथेलियम टिश्यू के नीचे कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू के नीचे कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। बताइए कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई होगी या नहीं, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई होगी या नहीं होगी। तो ये कैंसर का ट्यूमर बना है कहां पर, एपिथेलियम टिश्यू पर बना है। कहां बना है, एपिथेलियम टिश्यू से बना है। और ये इसकी सेल्स अलग हो रही हैं, ये देखिए ये सेल्स अलग होकर के कहा जा रही हैं, ब्लड में जा रही हैं, ब्लड वेसल में जा रही हैं। ये सेल्स अलग होकर ब्लड वेसल में जा रही हैं, फिर ब्लड वेसल से बह करके नई जगह पे जा रही हैं और नई जगह पर जाने के बाद ये यहाँ इकट्ठी हो रही हैं और एक नया ट्यूमर बन रहा है नई लोकेशन पर, एक नया ट्यूमर बन रहा है नई लोकेशन पर। तो देखो ट्यूमर सेल यहाँ से गई,
ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल करती हुई नई जगह पहुंची, नया ट्यूमर बनाया। कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? मेटास्टेसिस। कौन सी प्रॉपर्टी? मेटास्टेसिस। अब इसको देखो, सेल स्लॉड फ्रॉम द ट्यूमर। स्लॉड का मतलब अलग हुई, ये सेल्स यहां से अलग हो गई ट्यूमर से। रीचेस द डिस्टेंस साइड थ्रू ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू गई, और जहां पर ये जाकर के रुक गई वहां नया ट्यूमर बना दिया। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये सबसे भयानक प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। अच्छा बताइए, अब ये जगह जगह फैलने लगा है, तो अब इसका ट्रीटमेंट बताइए इजी होगा या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा? अब इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि नया ट्यूमर कहाँ बनेगा ये पहले पता नहीं चल पाएगा। अब देखिए आगे, क्योंकि ये तो ब्लड वेसल तो पूरी बॉडी में फैली हुई है ना, अब कौन सी सेल कौन सी ब्लड वेसल में गई है, कहाँ जाकर के रुकेंगी, नया ट्यूमर कहाँ बनेगा, ये सब बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर साइज की बात करें, किसकी बात करें? न्यूक्लियर साइज की बात करें, तो बताइए बिनाइन ट्यूमर का न्यूक्लियस स्मॉल होगा या बिग होगा? स्मॉल। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन कर रही होंगी, तो इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा या छोटा होगा? बोलिए। ये रैपिड सेल डिवीजन कर रही होंगी तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? लार्ज होगा। अच्छा बताइए, व्हाट इज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होती है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होती है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर की कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो होगी, लेकिन कैंसरस ट्यूमर की हाई होगी। तो इसकी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगी? हाई होगी। फिर देखिए, यहाँ न्यूक्लियस का शेप रेगुलर होगा, यहाँ पर इरेगुलर होगा। इसकी माइटोटिक इंडेक्स लो होगी, इसकी हाई होगी। इसका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफरेंशिएटेड होगा, ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होगी। ये ट्यूमर बाउंड्री में वेल डिफाइंड होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री में पैक है ये, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? इरेगुलर है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, तो यह पुअरली डिफाइंड है। ये वेल डिफरेंशिएटेड है और ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो ये बिनाइन ट्यूमर है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अच्छा बताइए, इनमें कौन सा कैंसरस है और कौन सा नॉन कैंसरस है? मैलिग्नेंट कैंसरस है और बिनाइन नॉन कैंसरस है। अच्छा, आपको दो स्लाइड दी गई है, आपको दो स्लाइड देते हैं, एक पे कैंसर सेल होगी, एक पे नॉर्मल सेल होगी, कैसे पहचानोगे? कैंसर सेल में क्या दिखेगा? कैंसर सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा? बड़ा और इरेगुलर। कैंसर सेल की कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसी होगी? हाई होगी। नॉर्मल सेल्स का न्यूक्लियस कैसा होगा? छोटा और रेगुलर। नॉर्मल सेल्स की कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो होगी। अच्छा बताइए, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की पहचान कर पाएंगे अब? बिल्कुल कर पाएंगे। तो आगे चलें फिर। आगे अपन बात करते हैं कार्सिनोजेंस की। किसकी बात करते हैं?
कार्सिनोजेंस की। कार्सिनोजन क्या होते हैं बताइए? कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजन क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट, इनको अपन कार्सिनोजन कहते हैं। 3 तरह के होंगे। सबसे पहला फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। कितने तरह के? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल, फिजिकल के अंदर अपन देखें आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरेज, गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज, ये डीएनए डैमेज करती है। डीएनए डैमेज करती है, सेल में म्यूटेशन कराती है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करा देती है। और इसका एग्जांपल है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जो यूवी रेस से होता है, जिसमें स्किन में थायमिन डाइमर बन जाता है। फिर देखो शार्प टीथ या शार्प ऑब्जेक्ट, ये भी कार्सिनोजन हो सकता है। मान लो किसी के मुंह के अंदर कोई तीखा दांत है, वो बार बार जीभ में चुभ जाता है, हर 7 दिन के अंदर वो जीभ को सेम पोजीशन पर डैमेज कर देता है, तो हो सकता है वहां भी रैपिड सेल डिवीजन होने लग जाए। तो शार्प टीथ हो गया, शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गए, ये सब क्या है? फिजिकल एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये सब फिजिकल एजेंट होते हैं। इसके अलावा देखो कश्मीर में लोग ठंड से बचने के लिए एक छोटी अंगीठी रखते हैं। ठंड से बचने के लिए कश्मीर में क्या रखते हैं? एक छोटी अंगीठी रखते हैं, उसको कांगड़ी कहते हैं। तो गले में कांगड़ी टांग के ऊपर से कंबल ओढ़ लेते हैं। गले में कांगड़ी टांग करके ऊपर से कंबल ओढ़ लेते हैं, और उसका जो धुआं निकलता है वो स्किन के कांटेक्ट में आता है। उसका जो धुआं निकलता है वो स्किन के कांटेक्ट में आता है, और उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, उसको कांगड़ी कैंसर कहते हैं। तो कांगड़ी क्या है? एक अंगीठी होती है। अंगीठी, अंगीठी देखी है आपने? सर्दियों में जो कोयला जलाते हैं उसके अंदर ऐसी छोटी अंगीठी होती है कश्मीर में लोगों के पास, उसको कांगड़ी कहते हैं। छोटी सिगड़ी या अंगीठी, जिसको सिगड़ी भी कह सकते हो आप इसको, जिसमें कोयला जलाया जाता है, उसको ये लोग गले में टांग करके ऊपर कंबल ओढ़ के घूमते हैं, क्योंकि वहां बर्फ जमी रहती है, सर्दियों का मौसम बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, उसके अंदर जो कोल जल रहा है, जो कोयला जल रहा है, वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा या नहीं? और अगर स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो उससे स्किन कैंसर हो जाएगा। तो कश्मीर के लोगों में एक खास तरह का कैंसर देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं अपन? कांगड़ी कैंसर। तो कांगड़ी कैंसर ज्यादातर कश्मीर के लोगों में देखने को मिलता है। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाना, कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाना। कपड़े नहीं जलेंगे, गैप रहता है बीच में। चलिए जी, ये देखो एक बच्चा है जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम का शिकार हो रहा है, इसको पूरी बॉडी ढककर जानी पड़ रही है, वरना इसमें स्किन कैंसर हो जाएगा। केमिकल एजेंट के अंदर अपन देखें, जैसे टोबैको स्मोक, तंबाकू का धुआं, इससे लंग कैंसर होता है। तंबाकू का धुआं, इससे क्या होता है? लंग कैंसर होता है। जो लोग गुटखा खाते हैं, पान चबाते हैं, उनमें जो सुपारी होती है ना, उसके तीखे कोने, वो बार बार मुंह को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे ओरल कैंसर हो सकता है। इसलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान चबाते हैं, उनको स्मोकिंग से लंग कैंसर होगा, और गुटखा चबाने से ओरल कैंसर होगा। तो स्मोकिंग से कौन सा कैंसर होगा? लंग कैंसर। और अगर गुटखा और पान चबा रहे हैं, सुपारी बार बार आपकी नुकसान कर रही है मुंह को, तो कौन सा कैंसर होगा?
ओरल कैंसर होगा। ऐसा तो नहीं है सिगरेट पीने से ओरल कैंसर हो जाएगा और गुटखा खाने से लंग खराब हो जाएंगे, नहीं। तो स्मोकिंग से लंग कैंसर और चीविंग से ओरल कैंसर। इसके बाद देखो, कोयला जलाने पर उसको धुएं से होगा, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आजकल आपको याद है खाने पीने की चीजों में आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, स्वीटनर वगैरह डाल रहे हैं। आप अगर जूस पीने जाते हो तो वो उसमें कलर मिला देता है, फूड कलर वगैरह जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल कलरेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सब कार्सिनोजन होते हैं। हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाए, एस्ट्रोजन एक्सेस हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर किसकी वजह से होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस से। इसकी वजह से होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जैसे अपन कोई भी चीज मीठा करने के लिए अगर सैक्रीन वगैरह डाल रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, एस्पार्टेम सैक्रीन। ये तो ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने से होता है। और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर डाई वर्कर्स में खास तौर पे देखने को मिलता है। डाई वर्कर्स जानते हैं, कपड़ा रंगने वाले मजदूर। अब जैसे मान लीजिए कि कपड़ा रंगने वाला मजदूर है, वो कपड़े के कारखाने में काम कर रहा है, तो उसके हाथों पर कलर लग जाता है, उसके हाथों पे कलर लग जाता है, उसको पानी पीना है तो हाथ नल पे धो लेता है, लेकिन पूरा कलर हटता नहीं है। तो पानी पीने के साथ कुछ कलर मुंह के अंदर जाएगा, तो पानी के साथ, खाने के साथ कुछ कलर इसकी बॉडी में जाएगा। तो बताइए उस कलर को कौन फिल्टर करके अलग करेगा? किडनी। और किडनी फिल्टर करके कलर को कहाँ डालेगी? किडनी फिल्टर करके कलर को कहाँ डालेगी? यूरिनरी ब्लैडर में। और अगर लंबे समय तक इसके ब्लैडर में कलर आता रहा तो बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा कैंसर? यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो कपड़ा रंगने वाले मजदूरों में कौन सा कैंसर देखने को मिलता है? यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ये कौन सा एजेंट पढ़ रहे हैं? केमिकल एजेंट पढ़ रहे हैं। जैसे आपको याद है मैगी के अंदर पहले लेड आता था, मैगी बैन भी हो गई थी पहले। तो ये सब क्या है? ये सब सिंथेटिक फूड वगैरह होते हैं। आजकल प्लास्टिक के चावल भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, बायोलॉजिकल एजेंट की बात करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में ऑन्कोजेनिक वायरस। अच्छा बताइए, ऑन्कोजेनिक वायरस में कौन सा जीन होगा? ऑन्कोजेनिक वायरस में कौन सा जीन होगा? वायरल ऑन्कोजीन। कौन सा जीन होगा? वायरल ऑन्कोजीन। जैसे राउस सार्कोमा वायरस, ये राउस सार्कोमा वायरस एवियन सार्कोमा, ये बर्ड्स में कैंसर कॉज करता है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लीवर कैंसर करता है। ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। एप्स्टीन बायर वायरस, बताइए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। एप्स्टीन बायर वायरस, एप्स्टीन बायर वायरस बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा। एवियन मतलब बर्ड्स, एव्स होता है ना बर्ड। हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस क्या करेगा? कापोसी सारकोमा। कहाँ पढ़ा है कापोसी सारकोमा?
8th में पढ़ा है। हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया यह स्टमक में इंफेक्शन कॉज कराता है और इसकी वजह से होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। क्या होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। और ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी ये स्टमक इन्फेक्शंस करवाता है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गए। क्या हो गए ये? बायोलॉजिकल एजेंट। अब कैंसर का पता कैसे लगाया जाए? कैंसर का पता कैसे लगाया जाए वो देखते हैं। सबसे पहले अगर इसका जितना जल्दी से जल्दी पता कर पाएंगे उतना ही आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैलिग्नेंसी होने के पहले ऐसा थोड़ी है कि आज ट्यूमर हुआ कल मैलिग्नेंट हो जाएगा। तो ऐसे में मेटास्टेसिस होने से पहले पहले अगर पता चल जाए, मेटास्टेसिस होने से पहले पहले पता चल जाए तो इंसान पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज लाइफ सेविंग। क्या बोलेंगे? अर्ली डिटेक्शन इज लाइफ सेविंग। तो अगर इसका पता चल जाए तो फिर इसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन पता चलना चाहिए कब? मेटास्टेसिस से पहले, मैलिग्नेंसी से पहले। अब देखो कौन कौन सी टेक्निक है जिससे पता किया जा सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में अपन देख रहे हैं जैसे ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया में WBC का नंबर 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। ल्यूकेमिया में क्या होगा? WBC का नंबर 1 लाख के ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इमेच्योर WBC, इमेच्योर WBC कितने हो जाएंगे? मोर देन 1 लाख। और RBC का काउंट कम होता हुआ चला जाएगा। तो ल्यूकेमिया का एक सिम्टम एनीमिया भी होगा। ल्यूकेमिया का एक सिम्टम क्या होगा? एनीमिया भी होगा। तो इसमें इमेच्योर WBC तो 1 लाख के ऊपर हो जाएंगे और RBC का नंबर कम हो जाएगा। तो ये तो ब्लड एग्जामिनेशन है। दूसरा, ब्लड में ट्यूमर मार्कर देखते हैं। ब्लड में क्या देखते हैं? ट्यूमर मार्कर। ये ट्यूमर मार्कर अपन देख रहे हैं अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन ये जब हम फीटल लाइफ में होते हैं उस समय हमारी बॉडी में ज्यादा होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन ये फीटस की लाइफ में ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे अल्फा फीटोप्रोटीन का अमाउंट कम होता हुआ चला जाता है। अगर किसी एडल्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन अगर किसी एडल्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है? ये बॉडी में सेल डिवीजन करवाता है। अच्छा बताइए, फीटस को जल्दी बड़ा होना है या नहीं? और फीटस को बड़ा होना है तो उसके अंदर सेल डिवीजन चलेगा या नहीं? और अगर सेल डिवीजन चलेगा तो अल्फा फीटोप्रोटीन ज्यादा आएगा या कम आएगा? अगर कोई पर्सन एडल्ट हो गया है तो अल्फा फीटोप्रोटीन बड़ा रहेगा या कम हो जाएगा? अगर कोई इंसान एडल्ट हो गया है तो अल्फा फीटोप्रोटीन बड़ा ही रहेगा या कम हो जाएगा? लेकिन अगर किसी एडल्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन 10 टाइम्स ज्यादा आ रहा है तो क्या हो सकता है? लीवर कैंसर। क्या हो सकता है उसको? लीवर कैंसर। तो ब्लड टेस्ट में अपन क्या देखेंगे? ट्यूमर मार्कर। क्या देखेंगे? ट्यूमर मार्कर देखेंगे।
दूसरा है प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखा जाता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर प्रोस्टेट कैंसर का शक है तो बताइए ब्लड में क्या चेक करवाएंगे? ब्लड में क्या चेक करवाएंगे? पीएसए। पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर किसी की प्रोस्टेट ग्लैंड में इर्रेगुलर सेल डिवीजन हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं पड़ी है क्या रिप्रोडक्शन में? अगर किसी एडल्ट मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड में रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है तो इस पीएसए का लेवल बढ़ जाएगा, और पीएसए का लेवल बढ़ गया है इसका मतलब ये क्या है? प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। फिर देखो, अगर कोई ट्यूमर हड्डियों में चला गया है, अगर कोई ट्यूमर हड्डियों में चला गया है, बोन्स में चला गया है, तो उसके लिए अपन एक एंजाइम का टेस्ट करेंगे, एल्केलाइन फॉस्फेटेस। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेस से क्या पता चलेगा? एल्केलाइन फॉस्फेटेस से क्या पता चलेगा कि ट्यूमर बोन में मेटास्टेसिस तो नहीं कर गया है, कि ट्यूमर कहीं बोन में तो नहीं चला गया है, वरना वहां भी कैंसर हो जाएगा। तो ये तो ब्लड एग्जामिनेशन था। तो ब्लड में क्या क्या देखा अपन ने, बताइए? ब्लड में क्या क्या देखा? ब्लड में हमने देखा, एक तो डब्ल्यूबीसी का काउंट देखा, फिर ट्यूमर मार्कर देखे। अच्छा बताइए, अल्फा फीटोप्रोटीन से कौन से कैंसर का पता चलेगा? लीवर कैंसर का। पीएसए से किसका पता चलेगा? प्रोस्टेट कैंसर का। और बोन मेटास्टेसिस का पता कैसे चलेगा? एल्केलाइन फॉस्फेटेस से। फिर देखो इमेजिंग, इमेजिंग में एक्सरे करवा लो, सोनोग्राफी करा लो, सीटी स्कैन करा लो या एमआरआई करवा लो। तो ये इमेजिंग टेक्निक है, लेकिन इसमें एक्सरे सीटी स्कैन ये दोनों खतरनाक है। अच्छा बताइए, एक्सरे और सीटी स्कैन क्यों खतरनाक है? क्योंकि इनमें एक्सरेज होती है जो खुद कार्सिनोजन होती है। अच्छा बताइए, सोनोग्राफी में क्या होता है? सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी में क्या होता है? साउंड वेव्स। सोनोग्राफी में क्या होता है? साउंड वेव्स। तो अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसकी, उसके एम्ब्रियो को देखने के लिए एक्सरे करवाया जाता है या सोनोग्राफी? एक्सरे क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि एक्सरे हार्मफुल होता है, उसमें एक्सरेज होती हैं जो कार्सिनोजन होती हैं। और अभी आपको याद है ना, कोरोना में लोग बाग खूब सीटी स्कैन करा रहे हैं, कोरोना में लोग बाग भयंकर सीटी स्कैन करा रहे हैं ना, तो बताइए वो इतना ज्यादा सीटी स्कैन कराना सेफ है क्या? उससे भी कैंसर हो जाएगा। एक सीटी स्कैन मतलब 100 एक्सरे, तो ये और ज्यादा खतरनाक है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसके अंदर अपन क्या देते हैं? मैग्नेटिक वेव्स डालेंगे। क्या डालेंगे? मैग्नेटिक वेव्स डालेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं सेफेस्ट टेक्निक। एमआरआई को क्या कहा जाएगा? सेफेस्ट टेक्निक। एमआरआई को क्या कहा जाएगा? सेफेस्ट टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक वेव से कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब आगे अपन देखते हैं, सोनोग्राफी खतरनाक है क्योंकि, सोनोग्राफी खतरनाक नहीं है क्योंकि इसमें साउंड वेव्स होती हैं, उससे इंटरनली में ऑर्गन्स की इमेज मिलती है।
और MRI में 3D इमेज मिलती है अपने को, और इसलिए अपन सेफेस्ट टेक्निक क्या बोलेंगे, MRI। ECG तो हार्ट के लिए करवाया जाता है। एक्सरेज वगैरह में 2D इमेज मिलती है, लेकिन MRI में क्या मिलेगी, 3D इमेज मिलेगी। तो अगर आपसे पूछे सेफेस्ट टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर, सेफेस्ट टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर, MRI। और MRI में क्या होगा, इसके अंदर देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किए जाते हैं, जिससे लिविंग टिश्यू में अगर कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं तो वो दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जब सिटी स्कैन खतरनाक है तो करवाते क्यों हैं? अरे सस्ता पड़ता है। तो डॉक्टर पहले सस्ते इलाज से शुरू करेगा या सीधा ही सर्जरी करवा देगा? भाई आपको अगर किसी इंसान में कैंसर का शक हो रहा हो तो बोल के सीधे MRI पे पहुंचाओगे या पहले एक्सरे करवाओगे? हाँ, तो इसलिए सस्ते से शुरू करते हैं। भाई अगर किसी एक इंसान के चेस्ट में पेन हो रहा है और आपने बोला कि जा तू तो वहां पर जा करके एंजियोग्राफी करवा ले, एंजियोग्राफी के बेचारा 10,000 देगा, ECG 100 रुपए में हो जाएगा, तो बताओ क्या करवाओगे? ECG। हाँ, तो एक्सरे हार्मफुल है, लेकिन रोजाना थोड़ी ना आपका एक्सरे निकाल रहा है कोई। अभी तक लाइफ में कितनी बार एक्सरे करवा लिया? अब समझ गए ना, बस अब ज्यादा बार मत करवाना। अब आगे देखो MRI में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिससे अगर किसी टिश्यू में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज हो या डिजीज से रिलेटेड चेंज हो तो पकड़ में आ जाए। इसके बाद आगे अपने पास है FNSE। FNSE क्या होती है, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। FNSE क्या है, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। जैसे किसी के अंदर, जैसे मान लो किसी फीमेल के ब्रेस्ट कैंसर हो गया है या ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया है। अगर किसी फीमेल के ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे, एक बड़ा इंजेक्शन लेंगे, उसके आगे लंबी सी सुई होगी और उस सुई को उसके ब्रेस्ट में अंदर इंसर्ट करके वहां का फ्लूइड निकालेंगे। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक इंजेक्शन की हेल्प से ट्यूमर के अंदर का फ्लूइड निकालेंगे, ट्यूमर नहीं निकालेंगे, फ्लूइड निकलेगा। तो ब्रेस्ट में डालोगे, स्टर्नम में थोड़ी ना डाल रहे। तो ऐसे में अपन क्या है, उस ट्यूमर के अंदर उस सुई को पहुंचाएंगे और वहां जो फ्लूइड है वो निकालेंगे, फिर उसको लेबोरेटरी में ले जाके चेक करेंगे। इसको अपन बोलते हैं फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। पैप स्मीयर टेस्ट ये सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है। और इसके अंदर सर्वाइकल फ्लूइड लेकर के उसकी स्लाइड बनाई जाती है, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। सर्वाइकल सेल्स को स्लाइड में लिया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अच्छा बताइए, स्लाइड पर सर्वाइकल सेल्स हैं, आपको क्या दिखेगा कि कैंसर होगा? स्लाइड पर सर्वाइकल सेल्स है तो उनमें क्या देखेंगे, क्या आपको पता चले कि कैंसर है या नहीं? न्यूक्लियस लार्ज होगा, इरेगुलर शेप का होगा, सेल डिवीजन फास्ट चल रहा होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई होगी, तो क्या बोलोगे, ये कैंसर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉर्मल है। तो ये पेप स्मीयर टेस्ट था। और पेप स्मीयर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, पेप स्मीयर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। और इंडिया में फीमेल सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से ही मरती हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया, बोलो। सर्वाइकल कैंसर। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फीमेल अगर मरती है तो ब्रेस्ट कैंसर से। तो देखो इंडिया वाले तो वर्ल्ड से अलग ही है या नहीं? इंडिया वाले वर्ल्ड से अलग है ना। वर्ल्ड में ज्यादातर महिलाएं किससे मर रही हैं? ब्रेस्ट कैंसर से। और अपने यहाँ किससे मर रही हैं? सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर के पीछे वजह होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। सर्वाइकल कैंसर के पीछे रीजन क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी। और ब्रेस्ट कैंसर के पीछे रीजन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। और ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। अब देखो आगे, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अब क्या करेंगे अपन? बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी इसमें करेंगे। और ये अपन नेक्स्ट टर्म के लिए छोड़ेंगे। किसके लिए छोड़ेंगे? नेक्स्ट टर्म के लिए छोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों। और टेस्ट जो है वो इजी बनाया गया है, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। एक बार रिवीजन कर लें बस, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और सब आराम से हो जाएगा। कल आपको प्रिपरेशन लीव दी हुई है, तो जिसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है वो आज से पढ़ना शुरू कर दे। नहीं, क्वेश्चन बता दूं, पेपर ही दे दूंगा, घर पे आ जाओ। विनय कुमार जी, पेपर आपको मैं मैसेज कर दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग यहीं एंड करते हैं।